शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून शिवछत्रपतींसमोर नतमस्तक होऊन देशावर राज्य करण्याच्या दिशेने आणि जगासमोर भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी माननीय नरेंद्र मोदीजी शिवछत्रपतींना छत्रपतींचा आशीर्वाद, माननीय नितीनजी गडकरी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करतील. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय जनता पक्षाचे सर्वच उमेदवार जामदेव सन्माननीय मनीषाताई चौधरी दहिसर विधानसभेतून, चारकोप विधानसभेतून सन्माननीय योगेश सागरजी, मलबार विधानसभेतून स्थानिक आमदार मंगलप्रभात गोडाजी आणि मुंबई विधानसभेतील आपले उमेदवार सन्माननीय अतुल शहाजी, मंचावर उपस्थित भायखळा विधानसभेचे उमेदवार सन्माननीय मनोज चव्हाण, घाटकोपर पूर्वचा बुलंद आवाज सन्माननीय प्रकाशभाई मेहता, वरळी विधानसभेचे युवा नेतृत्व सन्माननीय सुनील राणेजी, जोगेश्वरी विधानसभेत नेतृत्व करणारे आपल्या नगरसेविका उमेदवार उज्ज्वलताई मोडक, खेरवाडी वांद्रे विधानसभेचं नेतृत्व युवा नेतृत्व महेश पारकर आणि पार्ला विधानसभेतून आपलं नेतृत्व करणारे युवा नेता पवार गडवळजी, कुर्ला विधानसभेतून कामगारांचा आवाज महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर विजय कांबळेजी आणि कलिना विधानसभेत सन्माननीय अमरजीत सिंग, मालाड पश्चिम विधानसभेत डॉक्टर राम बारोटजी आणि बारामती विधानसभेचा बुलंद आवाज माजी आमदार हेमेंद्र मेहताजी, अंधेरी पश्चिम विधानसभेत एक युवा नेतृत्व अमित साटम आणि भांडूप पश्चिम विधानसभेत एक युवा नेतृत्व मनोज कोटक, गुलाबातील नेतृत्व आणि आमदारांचे उमेदवार सन्माननीय राज कुरळजी, चेंबूरचे आमचे महायुतीचे उमेदवार दीपक दिगाळे, दादर माहिती विधानसभेचे आमचे उमेदवार स्थानिक कार्यकर्ता विलास आंबेडकर, अंधेरी पूर्व विधानसभेचे आमचे उमेदवार सुनील यादव आणि धारावी विधानसभेतील आमचे उमेदवार युवा दुर्गा ढोलेजी, वडाळा विधानसभेचे आमचे उमेदवार मिहिर कोटेकर आणि कॅप्टन तमिल सेल्वन, सायन परिवाराचे आमचे उमेदवार आणि अणुशक्तीचे आमचे उमेदवार सन्माननीय विठ्ठल भरतजी हे सर्व मंचावर उपस्थित आहेत आणि मी सुद्धा मात्र पश्चिमचा उमेदवार आहे. आपल्या सुद्धा मला आशीर्वाद हवा आहे. खूप खूप धन्यवाद. आता आपल्या सगळ्यांसमोर या देशाचं नेतृत्व करणारे आणि मुंबईला 55 कोण कसे उभे राहतात हे प्रत्यक्षात दाखवणारे आणि मुंबईचा सेतू पुण्यापर्यंत पोहोचवून मुंबईच्या गतिमानतेत भाग घेणारे माननीय नेते सन्माननीय नितीन गडकरीजी यांना मी विनंती करतो की तमाम मुंबईकरांना आपण मुंबईच्या विकासाचं स्वप्न साकार करण्याची ऊर्जा द्या, भाजपला बळ द्या. हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे सबके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र जी, रामदास जी, विनोद जी, प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, सभी हमारे उम्मीदवार और उपस्थित भाई और बहन, महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है. महाराष्ट्र पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है और ब्याज और कर्जा देना शुरू हुआ तो विकास के लिए कोई निधि मिल नहीं सकता. इसी महाराष्ट्र की आर्थिक हालत, महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए खर्चा हुए, पर महाराष्ट्र की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार ने जो श्वेत पत्रिका निकाली है उसमें कहा है कि केवल 0.01% सिंचाई हुई. जो पहले नंबर पर महाराष्ट्र था वो
6वें नंबर पर है। गुजरात सबसे पीछे था। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास की राजनीति की। गुजरात आज देश में पहले नंबर पर है। हमारे देश के कृषि मंत्री महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कृषि विकास का 24% पर लेकर गए और हमारे महाराष्ट्र में कृषि विकास का दर ये माइनस था, अब 3% पर होगा। महाराष्ट्र अगर प्रसिद्ध है तो किसानों ने आत्महत्या देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की इसलिए, और इसलिए बहनों और भाइयों, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है। लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम में केवल जोरों से चला, और इससे मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का शासन था, तब इस मुंबई में पचपन उद्यान को बनाने का काम हमने उस समय किया। और आपको पता होगा कि जो सरकारी कीमत थी वो 1800 करोड़ रुपए की, हमने केवल 1000 करोड़ रुपए में पुलों का काम पूरा करके 800 करोड़ रुपए की बचत की। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना, जिसकी कीमत लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था। वो एक्सप्रेस हाईवे हमने 1600 करोड़ रुपए में पूरा करके देश के, मुंबई के और महाराष्ट्र की जनता के 2000 करोड़ रुपए बचाया। जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट था, आधा प्रोजेक्ट हमारे समय पूरा हुआ। उस ब्रिज का काम हमने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को 420 करोड़ रुपए में दिया था, और बाद में 15% काम हमारी सरकार की करे पूरा हुआ। पर जब हमारी सरकार गई, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आई, ये सरकार इसी 420 सरकार निकली, इन्होंने 420 करोड़ का काम 1800 करोड़ रुपए में किया। आज मुंबई समस्या से घिरी हुई। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करीबन फ्रंट तक जाने वाला था, उसके टेंडर निकल गए, पर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट का एक नामे शुरू हुई। मैंने महाराष्ट्र की सरकार को सुझाव दिया कि मैं केंद्र में मंत्री हूं, मुंबई के रिंग रोड का काम पूरा करने के लिए तैयार हूं। जेएनपीटी से बीपीटी तक 6 लेन की, उसको हम 4 लेन 8 लेन की करें, जेएनपीटी से बीपीटी तक बनाने के लिए तैयार है। और वर्ली बांद्रा सीलिंग जो प्रोजेक्ट है वो वर्ली से आगे जीवन पॉइंट तक और उस बांद्रा से लेकर आगे विराट तक कुछ जगह अंडरग्राउंड और कुछ जगह ऊपर से ले जाने के लिए तैयार, और उस बांद्रा से लेकर आगे विरार तक कुछ जगह अंडरग्राउंड और कुछ जगह ऊपर से ले जाने के लिए तैयार है। बड़ौदा से मुंबई तक हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और निश्चित रूप से उस एक्सप्रेस हाईवे को एक रिंग रोड बनाकर वहीं से हम लोग जेएनपीटी तक अंडरग्राउंड टनल से थाना के नीचे से जाने के लिए तैयार है। और जेएनपीटी और बीपीटी टनल उसको जोड़ देंगे तो मुंबई के लिए रिंग रोड बन जाएगा। ये काम करने के लिए हमारी डिपार्टमेंट तैयार है। ये पर सरकार हमको अनुमति देने के लिए तैयार नहीं। बीपीटी हमारे मुंबई का अभिमान है, पर आज मुंबई में ट्रैफिक जाम का प्रश्न है। बीपीटी में जो हमारा टर्मिनल है, जिसमें क्रूड ऑयल और पेट्रोल आता है, जिससे 60% टर्नओवर चलता है, वो तो हम रखेंगे, पर बीपीटी की एक भी फीट जमीन किसी बिल्डर को नहीं बेचेंगे। तो बीपीटी की जगह पर जो मुंबई हमारा वर्ल्ड का कमर्शियल कैपिटल है, पूरी दुनिया के लोग मुंबई में आते हैं, इतना अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर और बीपीटी से टर्मिनल बनाकर हम मुंबई में जलवाहतुक शुरू करना चाहते हैं। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन एरिया में कल्याण से लेकर ठाणे से लेकर हम लोग इस प्रकार की जलमार्ग वाहतुक करना चाहते हैं कि मुंबई के लोकल के ऊपर जो जितनी बड़ी भीड़ होती है वो कुछ कम हो सके। बहनों और भाइयों, हमारी केंद्र की सरकार ने सी प्लेन को अनुमति दे दी है। पानी में उतरने वाले जहाजों को हमने परमिशन दी है। आज मुंबई के टूरिज्म को बढ़ाना है, मुंबई का विकास करना है, पर महाराष्ट्र के कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने मुंबई का विकास नहीं किया। मुख्यमंत्री तो ऐसे थे कि कोई निर्णय नहीं करते थे।
पहली बार टीवी पर कांग्रेस की जाहिरात में हमको मुख्यमंत्री की सिग्नेचर देखने के लिए मिली। वो कागज पर 2 बार पेन रखते थे, 2 बार अंदर रखते थे। कांग्रेस के लोग ही कहते कि उन्होंने किसी कागज पर कभी सिग्नेचर ही नहीं की। अकार्यक्षम, निष्क्रिय, निर्णय न करने वाली भ्रष्ट सरकार, यही इस सरकार की प्रतिमा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की और 4.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले। इतना ही नहीं तो उनको 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया और 5,000 रुपए का डेबिट कार्ड उनको मिलने वाला है। और उसमें अगर व्यवहार ठीक करेंगे तो उनको उसी से पैसा मिल सकता है अपने उद्योग और व्यवसाय के लिए। प्रधानमंत्री अमेरिका गए और पहली बार दुनिया के इतिहास में प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से स्वागत अमेरिकन जनता ने किया, पूरे भारतीयों की मान, गर्दन बहुत अभिमान से उड़ गई। इतना बड़ा स्वागत उनका अमेरिका में हुआ। अब देश बदल रहा है, देश में नई नीतियां आ रही है। जो महंगाई 18.86% इन्फ्लेशन का रेट था, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4.84 पर आया है। हम देश में महंगाई को कम करना चाहते हैं, किसानों की आत्महत्या रोकना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। जेएनपीटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, जहां 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है और मुंबई और कोंकण के 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। जो काम नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमने शुरू किया, इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले, देश का विकास हो और हमारा मुंबई शहर भी दुनिया, हिंदुस्तान में नंबर 1 का शहर बने। केवल हिंदुस्तान में नहीं तो केवल शंघाई बनाने की बात करके नहीं होगा, तो वर्ल्ड का एक अच्छा शहर मुंबई को हमारी सरकार बनाना चाहती है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में जो शिवशाही थी, वो महाराष्ट्र में हमको लाना है। नरेंद्र भाई शिव भक्त है। जब सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा खड़ी करने का सवाल उठा, तो वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी थी, इसलिए उनकी प्रतिमा हम यहां खड़ी नहीं होने देंगे। पर नरेंद्र भाई ने अपने नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत है और सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी खड़ी की और गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उसका अनावरण किया। यह उदाहरण उन्होंने अपने शिव भक्ति का उदाहरण उन्होंने पेश किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र का दैवत है। हम सब उनको भगवान के रूप में मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमको सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये जो विचार है हमको बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी समानता का विचार का हम अनुकरण करते हैं, पर कांग्रेस और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस ने केवल जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति की है। केवल यही बात बार बार दोहरा रहे और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई को मुसलमानों के विरोधी है, जातिवादी है, सांप्रदायिक है, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है। एक तरफ मराठा आरक्षण को नारायण राणे जी और शरद पवार समर्थन करते हैं और उधर भुजबल साहब ओबीसी का झंडा लेकर इसका विरोध करते हैं। एक तरफ पीचड़ साहब आदिवासी का नेतृत्व करके धनगर समाज के खिलाफ आगाड़ी खोलते हैं और दूसरी ओर धनगर समाज को आरक्षण देने की बात शरद पवार करते हैं। केवल तबला और डगले डब्बे दोनों पर हाथ लगाकर ये एक दुहेरी राजनीति करना चाहते हैं। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता के राजनीति से महाराष्ट्र को मुक्त करना चाहते हैं और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अब देश को एक पावरफुल इंजन लगा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक छत्री सत्ता दीजिए और मुंबई में डबल इंजन लगा दीजिए हमारे गाड़ी को। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो 25 साल में महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ, वो 5 साल में हम करके दिखाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि 15 साल भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड हुआ, 15 साल महंगाई का विश्व रिकॉर्ड हुआ, 15 साल निर्णय लेने का रिकॉर्ड हुआ। अब विकास की राजनीति करने वाले नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त मेजॉरिटी देकर
मुंबई और महाराष्ट्र का विकास करने के लिए आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ सहयोग करिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पक्षाचं आणि महायुतीचं नेतृत्व या मंचावरून मुंबईला आश्वासित करत आहे की या मुंबई सहित महाराष्ट्राच्या दुःखाला एका अर्थाने सुखात रूपांतरित करण्याचं काम मंचावर उपस्थित असलेल्या सगळ्या नेतृत्वाने करण्याचा विडा उचललाय। आणि म्हणून या सर्वाचं नेतृत्व देश पातळीवर देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी करतायत। त्यांचं या मुंबई शहरात आणि महाराष्ट्राच्या पवित्र भूमीत स्वागत प्रदेशाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि विरोधी पक्षनेते सन्माननीय विनोद तावडेजी हे पुष्पगुच्छ देऊन तमाम 1,40,00,000 मुंबईकरांच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन या पवित्र भूमीत जोरदार स्वागत करीत आहेत। छत्रपतींचा आशीर्वाद। त्याच पद्धतीने आता आपल्याला ज्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि या महाराष्ट्राचं चित्र एका अर्थाने विकसित महाराष्ट्र करण्याचं स्वप्न स्वतःच्या उराशी बाळगून सातत्याने सेवाव्रती काम करणारे माननीय नितीनजी गडकरी यांचेही स्वागत सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि विनोद तावडेजी हे पुष्पगुच्छ देऊन या सभेमध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या वतीने करत आहेत। या सभेमध्ये ज्यांनी राष्ट्रवादीला लात मारून आणि धनगर समाजाचं एका अर्थाने नेतृत्व या महाराष्ट्रामध्ये केलंय आणि करतायत असे सन्माननीय माजी आमदार रमेश शेंडगेजी हे पुष्पगुच्छ देऊन माननीय प्रधानमंत्रीजी यांचं संपूर्ण धनगर समाजाच्या वतीने आणि समाजाच्या वतीने या महाराष्ट्रात रमेश शेंडगेजी स्वागत करतायत। दलित समाजाचं नेतृत्व जे चळवळीतनं उभं राहिलंय आणि चळवळीतनं उभं राहिलेले नेतृत्व आज पूर्ण महाराष्ट्रातल्या दलित समाजाची आवाज देशभरातल्या लोकांसाठी बनतंय असं माननीय खासदार रामदास आठवलेजी हे महायुतीच्या वतीने माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं स्वागत करतायत। आपण ज्यांना ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत आणि मॅडिसन स्क्वेअर पासून मुंबईच्या स्क्वेअर पर्यंत सर्वत्र ज्यांचा आवाज हा जगातला नेता म्हणून बुलंद आवाज झालाय असं नेतृत्व हे तुमच्या माझ्या पक्षाचं नेतृत्व आहे। भारताचं नेतृत्व जे अमेरिकेपासून आज मुंबईच्या गल्लीपर्यंत आणि सर्वत्र या जगाचं नेतृत्व, या भारताच्या विकासाचं नेतृत्व, जनसामान्यांचं नेतृत्व, दलित गरीब पीडिताचं नेतृत्व, युवा महिलांचं नेतृत्व, पुरुष स्त्रियांचं नेतृत्व जे कर्तृत्वाने करतायत असे देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी यांना जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी विनंती करतोय की या मुंबईकर जनतेला 1,40,00,000 जनतेला आपण आशीर्वाद द्या आणि यांचं नेतृत्व करा। सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी। दोन उमेदवार अजून आपल्यामध्ये आहेत, त्यातला एक टार्गेटेड उमेदवार आहे। असे बोरवलीचे आमचे उमेदवार
सन्माननीय विनोद तावडेजी यांनाही आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजराने शुभेच्छा देऊ. बरोबरीने वसईचे आमचे पुरस्कृत उमेदवार विवेक पंडितजी हे सुद्धा इथे उपस्थित आहे. त्यांनाही आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांनाही शुभेच्छा देऊ. आणि आता तुमच्या आणि माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या मध्ये न राहता विक्रोळीचे आमचे उमेदवार पंडित साहेब आहेत. मी माननीय नरेंद्र मोदीजींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं. पहले भाषण में बोला मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेतेगण या निवडणुकीमध्ये आमचे लोकप्रिय उमेदवार आणि सगळे मुंबईकरांचे मारा नमस्कार. शिव छत्रपतींच्या पवित्र भूमीला मी वंदन करतो. तसेच महाराष्ट्रातील जनतेला संपूर्ण विश्वासाची मी विकासासाठी महाराष्ट्राची जनतेला संपूर्ण विकासाची मी जाहीर हमी देतो. मैं आज बीड से मैंने चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया. कल विजयादशमी का पर्व मनाया और आज विजय का संदेश लेकर के छत्रपति महाराज की इस पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है. ये चुनाव असामान्य है. ये मुंबई एक ऐसी नगरी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया था. इसी धरती पर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था और देशवासियों ने इस दल को पाला पोसा और आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया. लोकतंत्र के इतिहास में इतनी कम उम्र में कोई दल इतनी ऊंचाइयों को पार करे, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है. लेकिन जिस दल को मुंबई की धरती का आशीर्वाद मिल गया, जिस दल को छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद मिल गए, जिस दल को महात्मा फूले बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद मिल गए, वो दल जनप्रिय होना बहुत स्वाभाविक था. और आज भारतीय जनता पार्टी उन नई ऊंचाइयों को पार करती जा रही है.
15 साल का काल छोटा नहीं होता है। इस 15 साल का थोड़ा हिसाब लगाइए। महाराष्ट्र में क्या पाया, मुंबई ने क्या पाया। अगर एक बार 15 साल के इस कार्यकाल का हिसाब लगाएंगे, मैं विश्वास से कहता हूं, इस चुनाव में किसको वोट देना चाहिए, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कांग्रेस के मित्र आजकल तो वहां स्पर्धा चल रही है कि कौन मोदी को ज्यादा गालियां दे, कौन मोदी की ज्यादा आलोचना करे। यहां पर वोट मांगने की स्पर्धा कम हो रही है, मोदी की आलोचना करने की स्पर्धा हो रही है। किसी को लगता है कि मोदी पर हमने एक आरोप लगाया तो दूसरा बोलता कि नहीं मैं 2 लगाऊंगा, तो तीसरा सोच रहा है मैं 3 लगाऊंगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो 5 महीने के भीतर भीतर ही सारे अनुभव भूल गए, ऐसा लगता है। जरा याद करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चिक चिक करके आप क्या कुछ कह रहे थे और देश की जनता ने आपको कैसा करारा जवाब दिया। लेकिन आप उसमें से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। एक बार और सही, आप मुझे बताइए, प्रति वर्ष जिस राज्य में 3,700 किसान आत्महत्या करते हो और जिस राज्य के नेता केंद्र में कृषि मंत्री बनकर के बैठे हो, जिस राज्य के नेता 15 साल से महाराष्ट्र में सरकार चलाते हो, लेकिन जैसे उनका कुछ लेना देना ही नहीं। लोग मरे तो मरे, उनकी राजनीति चलती रहे। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान में गत 15 वर्षों में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं कहां घटी, सबसे ज्यादा आतंकवाद में लोग कहां मारे गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां मारे गए, कितनों को सजा हुई। ज्यादा से ज्यादा कभी मुख्यमंत्री को बदलो, कभी उप मुख्यमंत्री को बदलो, यही कुर्सी का खेल चलता रहा, लेकिन जनता जनार्दन को न्याय नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश के बाद हिंदुस्तान में सर्वाधिक कौमी दंगे होते हैं तो वो महाराष्ट्र में होते हैं। कौन जिम्मेवार इसके लिए, कौन जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार? क्या उससे मुक्ति पानी है कि नहीं पानी है? और इसलिए भाइयों बहनों,
सरकारें आती हैं, जाती हैं, दल जीतते हैं, हारते हैं। सवाल दलों का नहीं है, सवाल महाराष्ट्र के कोटि कोटि जनों का है। उनके भाग्य का क्या? अगर ये 15 साल महाराष्ट्र के बर्बाद न हुए होते तो महाराष्ट्र की एक पूरी पीढ़ी, मुंबई के नौजवान आज रोजी रोटी के लिए उनको तरसना नहीं पड़ता। और भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का नुकसान वो सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। मुंबई का नुकसान ये सिर्फ मुंबई का नुकसान नहीं होता है। मुंबई अगर महाराष्ट्र पीछे रह जाए तो पूरा हिंदुस्तान पीछे रह जाता है। और एक बार मुंबई महाराष्ट्र चल पड़े, हिंदुस्तान चल पड़ता है भाइयों। पूरे देश की अर्थतंत्र को अगर गति देनी है तो मुंबई और महाराष्ट्र, जो किसी जमाने में सारे हिंदुस्तान में आर्थिक संपन्न राज्य माना जाता था, फिर से एक बार महाराष्ट्र और मुंबई को ऐसा बनाना पड़ेगा। देश का भाग्य यहीं से बदलने वाला है। देश के गरीब से गरीब की जेब भी यहीं से भरने वाली है भाइयों। और इसलिए हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए भी मुंबई और महाराष्ट्र के जीवन में एक आर्थिक विकास का नया दौर, तीव्र गति से आर्थिक विकास का दौर, इसकी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, देश बदल चुका है, पीढ़ी बदल चुकी है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। उसके सपनों को समझने की जरूरत है, उसकी आशा आकांक्षाओं को समझने की आवश्यकता है। बहुत लड़ लिया हमने, जात पात के झगड़े बहुत कर लिया, भाषावार प्रांतवाद के भाषा झगड़े बहुत कर लिए। देश की युवा पीढ़ी विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। नए हिंदुस्तान के सपने उसके दिल दिमाग में भरे पड़े हैं। उसको जानना, समझना ये देश के नेतृत्व का काम है। दुर्भाग्य है कि 15 साल तक जिन्होंने यहां राज किया, वे हिंदुस्तान के नौजवान की भावनाओं को पहचानने में सब विफल हो गए। मुंबई एक मिनी हिंदुस्तान है। मुंबई में होने वाली हर घटना हिंदुस्तान की हर घटना का प्रतिबिंब बन जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम सब मुंबईकर हैं। हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस हैं। हम बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले की प्रेरणा लेकर के समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। हमारे यहां कहा जाता है, हरि को भजे वो हरि का होई, न जात न पात, हरि को भजे सो हरि का होई। न जात न पात, भारत को भजे वो भारत का होई। इस भावनाओं को लेकर के देश की एकता और अखंडितता को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र अमेरिका में भी गूंजने लगा है। अमेरिका के नेताओं को भी बोलना आ गया है, सबका साथ, सबका विकास।
हमारा भी मंत्र यही है, सबका साथ। हम हर किसी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मुंबई की सविशेष जिम्मेवारी है। मुंबई तय करे महाराष्ट्र किसके हाथ में सुपुर्द करना है। भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, दादागिरी, न जाने क्या कुछ चल रहा है यहां। मकान खाली करवाना है, लोग मिल जाएंगे। प्लॉट कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। क्या इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा बना करके बैठे हुए लोग झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। क्या उससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया, देश ऐसे नहीं चल सकता। महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। अमिताभ बच्चन टीवी पर शो चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। वो तो टीवी पर सवाल पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार में बैठे हैं वो स्पर्धा कर रहे हैं कौन बनेगा अरबोपति। अरबपति बनने के और अरबों खरबों पे बात चली जा रही है। भाइयों बहनों, अगर इस बार आपने थोड़ी सी भी चूक की तो उनको ऐसा नशा चढ़ जाएगा, ऐसा नशा चढ़ जाएगा जो पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रखेगा। भाइयों, आजकल कांग्रेस के मित्र जो 60 साल से सरकार चला रहे थे देश में, पंचायत में भी उनकी सरकार, पालिकाओं में भी उनकी सरकार, महानगर पालिकाओं में भी उनकी सरकार, राज्यों में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार, 60 साल तक एक चक्री राज किया इन्होंने, एक चक्री। और आज 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। पहले 60 साल का हिसाब तो दो, मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। मैं जरा देशवासियों से पूछना चाहता हूं, हमारा देश हजारों साल पुरातन है कि नहीं है? हजारों साल से हिंदुस्तान है या नहीं है? देश आजाद हुआ तब भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद भी हिंदुस्तान है कि नहीं है? कांग्रेस के शासन में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता था क्या? बजता था क्या? बजता था क्या? और आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? कारण क्या है भाइयों? क्या कारण है? क्या कारण है जिसके कारण अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? क्या कारण है मुझे बताइए। मोदी नहीं है कारण,
ये डंका मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये मोदी का जादू नहीं है, मोदी का करिश्मा नहीं है। ये डंका बज रहा है 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के कारण। सवा सौ करोड़ देशवासियों ने पूरे विश्वास के साथ 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उसका नतीजा है दुनिया हिंदुस्तान को नए नजरिए से देखने लग गया है। ये करिश्मा आपका है, ये ताकत आपकी है। सारी दुनिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान करने लग गई है। क्या ये काम 60 साल में नहीं हो सकता था क्या? क्यों नहीं हुआ? और हमसे जवाब मांग रहे हो? अरे मैं आपसे पूछता हूं, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये मेरे आने के बाद कैलाश मानसरोवर बना क्या? हजारों साल से है कि नहीं है? यात्री जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन बहुत ही कम संख्या में यात्री जा पाते हैं, और जो जाते हैं उसमें भी हर वर्ष कोई न कोई अकस्मात होता है। 2-5 लोगों को मरने की नौबत आ जाती है। काफी लोग मरे हैं इतने वर्षों में, क्योंकि वो रास्ता बहुत कठिन है। मैं स्वयं पैदल गया हूं वहां आज से 30 साल पहले। मैंने देखा है वो रास्ता। बड़ी आयु के व्यक्ति के लिए तो बस का रोग ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता है। फिर बेचारा कहीं नेपाल से कहीं और ज्यादा खर्चा करके पहुंचता था। मैंने चीन के राष्ट्रपति को कहा, 125 करोड़ देशवासियों की आस्था है कैलाश मानसरोवर, हमें एक ऐसा रूट चाहिए ताकि बस में, कार में बैठ करके भी कैलाश तक पहुंचा जा सके। और भाइयों बहनों, जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो काम हो गया, हो गया। बूढ़े से बूढ़े मां बाप को भी हम अब बाय रोड कैलाश मानसरोवर तक ले जा सकते हैं। भाई, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो? भाइयों बहनों, खास करके मेरा यहां झुग्गी झोपड़ी के भाइयों बहनों से कहना है, मैं जानता हूं आपके परिश्रम से मुंबई महक रहा है, आपके पसीने की सौगंध है कि मैं आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, इन दिनों ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वैसे तो मेरे खिलाफ और क्या कहे बेचारे, क्या आरोप लगाएं, कुछ कहने को मिलता नहीं है। और मिलता इसलिए नहीं है कि कुछ है नहीं। तो क्या कहते हैं, मोदी जी 5 महीने हो गए, कोई बड़ा विजन बताओ, बड़ा विजन, बड़ा विजन बताओ। 60 साल तक बड़ा विजन देख लिया, वो विजन बड़ों के लिए बहुत काम आया, देश के सामान्य व्यक्ति के लिए काम नहीं आया। मेरे भाइयों, मैं छोटा इंसान हूं, सामान्य परिवार से आता हूं, चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा हूं। पहली बार कोई गरीब का बेटा इस जगह पे पहुंचा है। छोटा हूं, छोटी छोटी बातें ही मुझे आती है, बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं आती है। छोटा हूं, छोटे छोटे लोगों के लिए ही काम करने का संकल्प करके बैठा हूं। छोटा हूं,
छोटे छोटे काम करूंगा, लेकिन छोटे छोटे लोगों के लिए करूंगा, और वो एक दिन आएगा जब छोटे लोगों के लिए बड़े काम भी करना शुरू कर दूंगा और मेरा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मेरा एक सपना है, खास करके मेरे मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाइयों बहनों, मेरे शब्दों पे भरोसा करो। मेरा सपना है 2022 में जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, वो आजादी के 75 साल कैसे हो, उस 75वें वर्ष पे क्या हो, मेरे मन में अभी से एक डिजाइन है। 2022 की 15 अगस्त कैसी हो, 2022 की 15 अगस्त ऐसी हो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए अपना घर हो, घर में बिजली हो, पानी का कनेक्शन हो, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था हो, बूढ़ों को आरोग्य के लिए नजदीक में अस्पताल हो। ये एक सपना देख करके मैं काम कर रहा हूं। हिंदुस्तान में 2022 में कोई ऐसा परिवार न हो जिसके पास रहने के लिए घर न हो, और घर भी जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, ऐसा घर हो। मुझ पे भरोसा कीजिए भाइयों बहनों, मैं इन्हीं कामों के लिए निकला हुआ हूं। इन दिनों मैं सफाई के लिए बात करता हूं तो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे सब गंदगी मैंने की है। मैं तो हैरान हूं, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। अब तक हम सब चीजें छिपाते थे, कब तक छिपाते रहोगे? कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन दुनिया देखती है। अगर भारत को विश्व में अपनी जगह बनानी है तो दुनिया को लगना चाहिए हमारा देश विश्व के किसी भी देश से कहीं पीछे नहीं है। सफाई उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। ये युग में वाईफाई का युग है, हाई-फाई लोगों का युग है, लेकिन मैं सफाई के युग की चिंता करता हूं। हाई-फाई हो मुझे इतराज नहीं, वाई-फाई हो मुझे इतराज नहीं, लेकिन सफाई ना हो तो मुझे इतराज है। हमें वाई-फाई भी चाहिए, हमें हाई-फाई लोग भी चाहिए, लेकिन हमें सफाई भी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब के जीवन को बदलने का सपना लेकर के मैं चला हूं। न्यू मिडिल क्लास वो बेचारा कहां जाएगा? हमारे बजट में हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है वो बातें लोगों के सामने बहुत कम लाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया, जो छोटी आय वाले हैं लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। हमने 3 महत्वपूर्ण निर्णय किए और उनको इतनी रियायत दी कि इनकम टैक्स भरने वाला जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको साल का करीब 35,000 रुपये तक की बचत हुई। उसको 35,000 रुपये तक की बचत हुई। लेकिन ये कहीं आपने पढ़ा सुना नहीं होगा, बताते ही नहीं है। लेकिन जो भरने जाता है उसको पता चलता है, हां इन चीजों का मुझे फायदा मिला। 35,000 रुपया वर्ष का बचना एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए कितना महत्व होता है, इसका अंदाज उस मध्यम वर्ग के परिवार को होता है। ये निर्णय हमने किया। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई है। 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, और कहां गया था कि बैंक अमीरों की है, ये गरीबों के लिए खुलनी चाहिए
इसलिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 40 साल के बाद भी इस देश के आधे से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनका बैंकों में खाता ही नहीं है। आपने भी कभी किसी बैंक के दरवाजे पर गरीब को जाते हुए नहीं देखा होगा। क्या ये बैंक धन्ना सेठों के लिए है क्या? ये बैंक अमीरों के लिए है क्या? ये बैंक माले तुजार के लोगों के लिए है क्या? ये बैंक का पैसा हिंदुस्तान के गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए काम आना चाहिए। ये हमारा सपना है। जो काम 40 साल में आपने पूरा नहीं किया, उस काम को हम पूरा करना चाहते हैं। मैंने बैंक के लोगों को बुलाया, मैंने आह्वान किया कि हिंदुस्तान का कोई गरीब ऐसा ना हो जिसका बैंक का खाता ना खुला हो। और मैं बैंक के सभी मेरे साथियों का अभिनंदन करता हूं। लाखों की तादाद में वो शनिवार हो, इतवार हो, छुट्टी नहीं लेते, काम कर रहे हैं। एक महीने में 5 करोड़ परिवारों के खाते खोल दिए उन्होंने भाई। और मैंने निर्णय किया था कि जीरो बैलेंस से भी खाता खोला जाएगा। एक भी रुपया डालेगा नहीं तो भी खाता खोला जाएगा। लेकिन गरीब ईमानदार होता है, गरीब नेकदिल होता है। हमने तो कहा था कि बिना पैसे खाता खोल देंगे, लेकिन गरीब को लगता था नहीं नहीं, ये देश का काम है, मुफ्त में नहीं करूंगा। और गरीबों ने जो खाते खुलवाए, 3000 करोड़ रुपया रकम गरीबों ने जमा की है बैंकों में। ये गरीबी की ईमानदारी देखिए, ये मेरे देश की ताकत है और उसी ताकत को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और सरकार ने बैंक का खाता खुलवाने वाले हर गरीब परिवार को एक कार्ड दिया है, जिसको उसको आगे चल करके पैसे मिलेंगे। उसको साहूकार के पास ब्याज से पैसा लेना नहीं पड़ेगा। ब्याज के चक्कर में उसको आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, बैंक का खाता खोलने वाले गरीब परिवार के लोगों का सरकार ने 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा निकाला है। अगर उसके परिवार में कोई हादसा हो जाए तो उस परिवार को 1 लाख रुपया मिले, इसकी व्यवस्था कर दी है। इतना ही नहीं, गरीब जब बीमार होता है ना, तो एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। परिवार का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। ऑटो रिक्शा चलाता हो, बीमार हो गया, 3 दिन ऑटो रिक्शा बंद हो जाएगी, पूरा परिवार भूखा मरता है। हमने निर्णय किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो खाता खोलेगा, उसको उसके परिवार में अगर बीमारी आई, 30,000 रुपया उसके दवाई के लिए सरकार की तरफ से उसको दिया जाएगा, ताकि गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आ जाए। ये चिंता करने का हमने काम किया है। भाइयों बहनों, जो 60 साल में नहीं कर पाए, वो आज मेरे पास सेकंडों का हिसाब मांगते घूम फिर रहे हैं। और मैं आज मुंबई वासियों भी कहना चाहता हूं, नवी मुंबई एयरपोर्ट हमारे कार्यकाल में हम पूरा करेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। नवी मुंबई का सीलिंग हमारे ही कार्यकाल में पूरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। हिंदुस्तान का बेस्ट मेट्रो इसी मुंबई में हम लगाएंगे और हमारे ही कार्यकाल में लगाएंगे और उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इतना ही नहीं, यहां सबअब रेल का जो नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। रेलवे हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को गति देने वाला एक सक्षम साधन है, लेकिन सब सरकारों ने
ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया कि रेलवे संकट में आ गई है। हमने 100% एफडीआई के लिए रेलवे को ओपन कर दिया है। हम दुनिया भर का निवेश लाने वाले हैं। रेलवे को आधुनिक बनाना है, रेलवे की टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना है, रेलवे की गति को बढ़ाना है, रेलवे की सुविधाएं बढ़ाना है, रेलवे स्टेशनों का नया रंग रूप खड़ा करना है। और इसके लिए, और मैं जहां जहां दुनिया के देश के लोगों को मिला हूं, हर एक को रेलवे में पूंजी निवेश करने का अति उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, निर्णय करने की ताकत लगती है। पिछली बार चुनाव में आपने देखा होगा, इस बार कांग्रेस के मित्र क्या प्रचार कर रहे हैं अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं आया है। मुझे गाली देने के सिवाय भी और कुछ करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पिछली बार वो कहते थे ये एक्ट बनाया, वो एक्ट बनाया, ये कानून बनाया, वो कानून बनाया। वो कानून बना करके वोट मांगने निकले थे। मैंने दूसरा काम उठाया है। सारा कानूनों का जाल है ना, उसको खत्म करने का काम मैंने उठाया है। इतने कानून, इतने कानून, इतने कानून किसी को भी बचने के लिए रास्ता दे देते हैं। और इसलिए मैंने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को काम दिया है, काम निकालो, कितने बिन जरूरी कानूनों का ढेर पड़ा है, सब निकालना है मुझे। सुशासन चलाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसके ये नतीजे हैं। नौजवान को रोजगार मिले, स्किल डेवलपमेंट हो। पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया, अलग मंत्री बनाया गया। जितने भी स्किल के कार्यक्रम अलग अलग विभागों में चलते थे, उन सबको जोड़ करके उसको गति देने की एक नई दिशा दी है। इतना ही नहीं, अभी मैं अमेरिका गया था, उनसे भी मैंने समझौता किया है कि स्किल डेवलपमेंट में मुझे अमेरिका के पास जो नॉलेज है वो मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलना चाहिए, और वो सहमत हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है अमेरिका के साथ। हमारे यहां 3 प्रकार की बीमारियां हैं जो बीमारियां अमेरिका में नहीं है। डेंगू, मलेरिया, टीबी। गरीब लोग मरते हैं। हमने अमेरिका के साथ समझौता किया है, कम से कम खर्चे वाली इफेक्टिव मेडिसिन, वैक्सीन, इसकी रिसर्च के लिए अमेरिका और भारत मिलकर के काम करेंगे। और डेंगू, मलेरिया और टीबी के कारण देश का गरीब आदमी जो परेशान हो रहा है, उसको राहत देने का एक बहुत अहम कदम हम उठाने वाले हैं। हम अमेरिका गए तो भी हमारे दिल दिमाग में मेरे हिंदुस्तान का गरीब रहा है, उसकी भलाई हमारे दिल दिमाग में रही है, और उसी बात को लेकर के हम चले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज मुंबई की इस धरती से पूरे महाराष्ट्र को प्रार्थना करता हूं कि आप निर्णय करें, स्पष्ट बहुमत का निर्णय करिए। आधा अधूरा किया तो जो हाल पिछले 15 साल से हम भुगत रहे हैं, फिर से हम उसी चक्कर में पड़ जाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाइए, और सरकार ऐसी बनाए जो दिल्ली की भी सुने और दिल्ली भी जिसकी सुने। सरकार ऐसी हो जो आपकी बात को दिल्ली पर सीना तान करके बोलने के वाली हो, और वो भाजपा की सरकार बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा। आप मुझे बताइए,
आपको भरोसा है ना, मैं मुंबई का भाग्य बदले चाहता हूं, आपको भरोसा है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? महाराष्ट्र का भाग्य बदल सकता हूं, आपको भरोसा है कि नहीं है? लेकिन अगर यहां ऐसी सरकार आ गई जो मेरे साथ मंच पर बैठने की भी हिम्मत ना करती हो, तो कुछ काम होगा क्या? कुछ होगा क्या? सब वैसा का वैसा रह जाएगा कि नहीं? मेरी कितनी इच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं कर पाऊंगा क्या? वो फाटक ही बंद कर देंगे, मुझे घुसने ही नहीं देंगे, क्योंकि भारत के संविधान की रचना ऐसी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे दिल में जो एक तमन्ना है, क्योंकि मुझे मैं ये राज्य वो राज्य उस अर्थ में नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की समझ है। अगर देश को आर्थिक तेज गति लानी है तो मुंबई और महाराष्ट्र के बिना नहीं आ सकती है। इसलिए मुझे मुंबई और महाराष्ट्र पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये समय की मांग है, हिंदुस्तान की मांग है। आप सही निर्णय करेंगे तो सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का भला होने वाला है। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। मुझे बताइए, स्पष्ट बहुमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? दिल्ली में भाजपा की सरकार है, यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? गुजरात में एक कहावत है, मोसाळમાં જમણ અને मां પીરસનારી है। मामा के घर भोजन है और मां परोसने वाली हो। अगर महाराष्ट्र के साथ मेरा ये नाता है, आप मुझे बताइए, आप मुझे सेवा का अवसर देंगे या नहीं देंगे? पक्का देंगे? पक्का देंगे? 15 तारीख को भारी मतदान करेंगे। भाइयों बहनों, मुंबई को, देश को दिशा दिखाने का काम है और आप दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। पूरे भारत माता की। भारत माता की। एक मेरी प्रार्थना है, हम यहां से जाएंगे, कोई कूड़ा कचरा छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम खुद उठा करके जाएंगे। प्लास्टिक का बोतल हो, कागज हो, कुछ भी हो, ये सफाई कर्मचारियों के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए। हम भी भारत मां के संतान हैं। हमारी भारत माता अगर गंदी हम करते हैं तो साफ करने का जिम्मा भी हमारा है। करेंगे? प्रॉमिस? सभी उम्मीदवारों को मेरी प्रार्थना है, उम्मीदवार आगे आ जाए। सारे उम्मीदवार सब आगे आ जाए। सारे उम्मीदवार सब आगे आ जाए भाई। मुझे उम्मीदवार चाहिए आगे। भारत माता की। भारत माता की। ये सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती है, सभी महानुभाव और नेतागण को भी धन्यवाद देती है, लाख नागरिक यहां पर आज उपस्थित थे उनको धन्यवाद देती है। विद्या ठाकुर जी जो हमारी उम्मीदवार है उनको शुभेच्छा देते हुए आज की ये सभा मुंबई में बसे नागरिकों ने उसको यशस्वी किया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हुए ये संपन्न होती है। बोलो भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।